हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसमें एग्जांपल के साथ हम वेरियस सेक्शंस कवर करने वाले हैं, एंड मैच्योरिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है सेक्शन 21 से 25 कवर करती है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो लेक्चर की आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की बायो में मैंने लिंक डाली हुई है, नहीं तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करके कॉमर्स क्लासेस विद विधि भी सर्च करोगे तो आप डायरेक्टली ज्वाइन कर पाओगे वहाँ से। वहाँ पे मैं एमसीक्यूज़ भी डाल देती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो ज़रूर से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर द प्रैक्टिस पर्पज़। ये स्टार्ट करते वीडियो। क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। थोड़ा ये फर्स्ट स्लाइड आपकी थोड़ी इंट्रोडक्शन टाइप की है कि क्या है एक्चुअल में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। The negotiable instruments are the document guaranteeing the payment of the money freely transferable by delivery or the endorsement. The act mainly cover the promissory note, bill of exchange and check. ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है ना, तो वो ये आई बटन पे जाके या तो प्लेलिस्ट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वहाँ से भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया है। ऑलरेडी तुम लोगों के मॉड्यूल में अलग अलग प्रॉमिसरी नोट का अलग मॉड्यूल है, बिल ऑफ एक्सचेंज का अलग है, चेक का अलग है। ठीक है, तो वो अलग अलग तो दिए हुए हैं, इसके साथ तो हम समझेंगे ही, लेकिन साथ साथ में पॉइंट्स तो आते ही जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए प्रॉमिसरी नोट एक्चुअल में किस तरह से वर्क करती है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है और चेक किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, एक गारंटी प्रोवाइड करती है कि आप आपको हर जगह पैसे लेने की मनी साथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। चेक अगर आपके पास है ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है। ठीक है, आप मेरे नाम पे चेक लिखते हो, लेकिन अगर मैं चेक के पीछे किसी और का नाम लिखूँ तो वो एंडोर्स करवा सकता है, ठीक है, अपने नाम से। तो इस तरह से वर्क करती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो सेक्शंस अलग अलग दिए गए हैं। सेक्शन 11 बताता है क्लासिफिकेशन। अगर हम ये पॉइंट देख रहे हैं तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है, मतलब क्या, एन इंस्ट्रूमेंट इज़ इनलैंड व्हेन इट इज़ ड्रॉन और मेड इन इंडिया, जैसे कि इट इज़ पेबल इन इंडिया और इट इज़ ड्रॉन ऑन द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। तो कैसे है कि ए बिल ड्रॉन इन मुंबई एंड पेबल इन दिल्ली, तो ये हो जाएगा इनलैंड बिल। फिर है ए बिल ड्रॉन इन द मुंबई ऑन द पर्सन लिविंग इन गुजरात, तो ये है, तो भी हो जाएगा इनलैंड बिल। मतलब क्या है, सेक्शन 11 बताता है कि इंस्ट्रूमेंट जो भी आपने ड्रॉ करा हुआ है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलरली इंडिया में ही वो ड्रॉ हुआ है और इंडियन पर्सन को ही हुआ है। जैसे कि यहाँ पे था ना, ए जो एक बंदा है उसने बिल ड्रॉ करा मुंबई में, एंड जो दूसरा बंदा है जो XYZ है, बी है, ठीक है, तो वो पेबल हो जाएगा दिल्ली, मतलब वो बी है वो दिल्ली रहता है। या तो ए बिल उसने ड्रॉ करा मुंबई में, जो पर्सन रहता है गुजरात में, ठीक है, तो वो फिर भी ये हो जाएगा इनलैंड बिल। फिर सेक्शन 12 बताता है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के बारे में। मतलब क्या, एन इंस्ट्रूमेंट इज़ फॉरेन व्हेन इट इज़ नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। ऑब्वियसली बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा जहाँ पे वो बिल हो जाएगा, मतलब वो दोनों में से एक पार्टी होगी, वो अगर आउट ऑफ इंडिया की है, जैसे कि ए बिल ड्रॉन इन लंडन एंड पेबल इन मुंबई, तो ये हो जाएगी फॉरेन बिल। फिर यहाँ पे भी सेम, ए बिल ड्रॉन इन इंडिया ऑन पर्सन रेजिडिंग इन USA, तो फिर भी ये हो जाएगा फॉरेन बिल। मतलब दोनों में से कोई एक बंदा है वो अगर बाहर का है, ठीक है, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, तभी उसको हम काउंट कर लेंगे, जो सेक्शन 12 में बताता है। फिर है सेक्शन 17 बताता है एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जैसे कि इफ़ एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी इंटरप्रेटेड एज आइदर प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज देन द होल्डर कैन क्रिएट इट एज आइदर। ठीक है, तो वो दोनों में से अगर वहाँ पे ड्रॉ करते टाइम वो हम उसको या तो प्रॉमिसरी नोट की तरह या तो बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह, दोनों की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं, तो हम वो बोलेंगे वो एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट है। जैसे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि इफ़ ए राइट टू बी आई विल पे 10,000 टू सी और ऑर्डर, तो यहाँ पे सिग्नेचर मिसिंग है, क्लियरिटी ऑफ द मेकर और ड्रॉअर, ठीक है, कि किसने बनाया है या तो किसने ऑर्डर करके बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे हमने प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था। तो यहाँ पे होल्डर में ट्रीट, होल्डर मतलब क्या, जिसको वो मिला, ठीक है, तो ये मे ट्रीट इट एज अ प्रॉमिसरी नोट और बिल डिपेंडिंग ऑन हिज कन्वीनियंस। तो वो दोनों में से किसी भी तरह अपने फ़ायदे से कन्वर्ट कर सकता है, कि वो प्रॉमिसरी नोट की तरह भी उसको देख सकता है और बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह भी देख सकता है।
फिर सेक्शन 18 बताता है इंस्ट्रूमेंट वेयर अमाउंट इज स्टेटेड डिफरेंटली इन फिगर्स एंड वर्ड्स। तो यहाँ पे इफ़ फिगर्स एंड वर्ड्स डिफर द अमाउंट रिटर्न इन वर्ड इज़ फाइनल। ठीक है, यहाँ पे आपका ट्रू फॉल्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि वर्ड वाली जो चीज़ होगी वो फाइनल रहेगी। जैसे कि फिगर में लिखा होगा 10,000 आपको पे करना है, लेकिन वर्ड में उसकी अमाउंट ₹11,000 लिखा हुआ है, तो फाइनल कौन सी मानी जाएगी? जो वर्ड में लिखा हुआ है वही फाइनल माना जाएगा। ठीक है, फिर सेक्शन 19 बताता है इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड। ऑन डिमांड मतलब क्या? तुरंत ही। जैसे कि एन इंस्ट्रूमेंट इज पेबल ऑन डिमांड व्हेन नो टाइम इज स्पेसिफाइड और इट इज से ऑन डिमांड एट साइट और ऑन प्रेजेंटेशन। ठीक है, मतलब तुरंत ही, देखते ही। जैसे चेक में होता है, चेक ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, तो ये भी आपका एक ट्रू एंड फॉल्स टाइप का क्वेश्चन बना कि चेक हमेशा ही क्या होता है, वो पेबल होता है ऑन डिमांड। मतलब आप कभी बैंक में गए होंगे तो आपको पता होगा, आप चेक दिखाते हो, ठीक है, और मैनेजर आपको उसके बदले में जो भी आपकी पेमेंट है वो आपको दे देता है, या तो आपको जो डिपॉजिट करवाना होगा अगर पैसे, तो वो तुरंत ही आपको कर देगा। तो यहाँ पे यही है कि बिल सेइंग पे ए 5,000 ऑन डिमांड, तो ये हो जाएगा पेबल ऑन डिमांड, मतलब तुरंत ही। वो बिल देखते ही एट साइड, मतलब मैंने आपको वो चेक दिया या तो बिल दिया तो तुरंत ही देख के आपको पे करना है, ऐसा। फिर सेक्शन 20 बताता है इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट के बारे में। मतलब क्या? इफ़ अ पर्सन साइन एंड डिलीवर एन इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट लाइक ब्लैंक बट स्टैम्प, ही ऑथराइज द होल्डर टू फिल इट अप टू द अमाउंट ऑफ स्टैम्प वैल्यू। मतलब ये मतलब कुछ ना कुछ उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ मिसिंग है, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट स्टैम्प करा हुआ है। तो क्या होगा? ए साइन अ ब्लैंक स्टैम्प पेपर एंड गिव टू बी। स्टैम्प वैल्यू कितनी की है? 20 रुपये की। ठीक है, हमेशा ही जो भी आपको आगे हम जब भी मॉड्यूल में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट कवर करेंगे तो मैं आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगी। तो वहाँ पे स्टैम्प वैल्यू आपको स्टैम्प कराना होता है, तो वहाँ पे अगर वो 20 रुपये का स्टैम्प वैल्यू कराया हुआ है तो आप 10,000 तक की अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कुछ अमाउंट अगर मेंशन नहीं है तो यहाँ पे जो बी है तो क्या कर सकता है, 10,000 तक की अमाउंट वहाँ पे मेंशन करके ए से डिमांड कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे ए ने साइन करना वो भूल गया है, अमाउंट लिखना भूल गया है, लेकिन स्टैम्प कराया हुआ है। ओके, फिर सेक्शन 42 बताता है एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। मतलब क्या? इफ़ अ बिल इज़ नॉट एक्सेप्टेड, any person can accept it for the honor of the drawer or any endorser to protect their reputation। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ए ने बिल ड्रॉ करा बी पे, बी ने रिफ्यूज़ कर दिया एक्सेप्ट करने के लिए कि भाई मेरे को नहीं चाहिए, तो सी एक्सेप्ट कर सकता है ए की इज्जत बचाने के लिए, एस ऑनर। तो यहाँ पे सी एंश्योर करता है पेमेंट टू प्रोटेक्ट एस नेम। तो यहाँ पे ए का नाम बचाने के लिए सी ने बी के बदले में एक्सेप्ट करा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। फिर है सेक्शन 104 बताता है फॉरेन बिल के बारे में, जहाँ पे व्हेन डिसऑनर, अगर फॉरेन बिल जो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा ना कि फॉरेन बिल अगर डिसऑनर होता है तो क्या? अ फॉरेन बिल मस्ट बी प्रोटेस्टेड फॉर द डिसऑनर एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर इट इज़ ड्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ़ प्रोटेस्ट इज़ नॉट डन, नोटिंग नहीं करी, प्रोटेस्ट मतलब क्या? यहाँ पे नोटिंग की हम बात करें तो ड्रॉअर और एंडोर्सर में नॉट बी लायबल। तो ये ड्रॉअर क्या है, एंडोर्सर क्या है, ये हम सेपरेटली अच्छे से इन डिटेल समझेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये समझो ड्रॉअर मतलब जो मेकर होता है एंड ड्रॉ ही होता है जो एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, ए फॉरेन बिल ड्रॉ इन द फ्रांस बट पेबल इन इंडिया, इफ़ डिसऑनर इन इंडिया द प्रोटेस्ट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो नोटिंग की ज़रूरत आपको पड़ेगी कि भाई क्यों यहाँ पे मेरा बिल एक्सेप्ट नहीं हुआ है। ए ने बिल ड्रॉ करा जो फ्रांस से है, जो उसको मिलेगा कहाँ पे? इंडिया में, लेकिन वहाँ पे इंडिया में आते आते वो डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर होने की वजह उसको पता होनी चाहिए। फिर सेक्शन 134 क्या बताता है, रिलीज ऑफ द वन पार्टी डज नॉट रिलीज अदर्स। मतलब क्या? रिलीजिंग द डिस्चार्जिंग वन पार्टी डज नॉट रिलीज द अदर पार्टीज फ्रॉम द लाइबिलिटी। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑन बिल मतलब जो बिल में लिखा हुआ है, ए है ड्रॉअर, बी ने उसको एक्सेप्ट करा, सी हो गया एंडोर्सर, मतलब लास्ट पर्सन जो सी को दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए एंड बी स्टिल रिमेन लायबल। तो यहाँ पे कुछ भी डिफ़ॉल्ट होता है तो ड्रॉअर एंड एक्सेप्टर जो है वही लायबल रहेंगे, होल्डर रिलीज दी सी। फिर सेक्शन 135 बताता है एग्रीमेंट नॉट टू स्यू। मतलब क्या? इफ़ द होल्डर एग्री नॉट टू स्यू वन ऑफ द पार्टीज और गिव द टाइम फॉर द पेमेंट और डज नॉट एनफोर्स हिज राइट अगेंस्ट वन पार्टी, अदर पार्टीज रिमेन लाइबल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, होल्डर एग्री हो रहा है नॉट टू स्यू सी,
जो एंडोर्सर है उसको स्यू नहीं करेगा, बट जो ड्रॉअर है और जो एक्सेप्टर है रिमेन फुल्ली लायबल। जो अभी आगे वाला था ना कि जो ड्रॉअर जो बना रहा है और जो एक्सेप्ट कर रहा है अल्टीमेटली उस पर ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी समरी मैंने दी है। सेक्शन 11 बताता है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक है, जो मेड इन इंडिया वाला है या तो रेसिडेंट होना चाहिए। सेक्शन 12 है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के बारे में, एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नॉट इनलैंड। एंड सेक्शन 17 बताता है एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक है, अगर कुछ नहीं पता है तो हम प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज उसको बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सेक्शन 18 बताता था वर्ड्स एंड फिगर में से कौन जीत रहा था, वर्ड्स। ठीक है, जो वर्ड में लिखा है हम उसको ही फाइनल मानेंगे। फिर सेक्शन 19 था पेबल ऑन डिमांड, मतलब क्या, जैसे चेक वगैरह में था कि देखते ही तुरंत साइट करते ही आपको पेमेंट मिल जाएगी। फिर है 20 बताता है इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जहाँ पे अगर कुछ मिसिंग है तो जो स्टैम्प करा गया है, ठीक है, तो उस स्टैम्प वैल्यू तक की आप अमाउंट क्लेम कर सकते हो। फिर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑनर की बात करें, मतलब जो थर्ड पार्टी है वो एक्सेप्ट कर रही है टू प्रोटेक्ट द ड्रॉअर और एंडोर्सर्स नेम। ठीक है, फिर 104 बताता था डिसऑनर ऑफ फॉरेन बिल, तो यहाँ पे प्रोटेस्ट इज रिक्वायर, मतलब नोटिंग करानी आपको पड़ेगी। फिर सेक्शन 134 बताता है रिलीज ऑफ द वन पार्टी, मतलब क्या, डज नॉट रिलीज अदर। ठीक है, बाकी लोगों को रिलीज़ नहीं करना है, जो फर्स्ट ड्रॉअर एंड एक्सेप्टर है उनकी बात कर रहा है। फिर सेक्शन 135 बताता था एग्रीमेंट नॉट टू सू, मतलब कौन सा ऐसा एग्रीमेंट है जो आपको बोल रहा है कि आप उस पर्सन पे सू नहीं कर पाओगे, जैसे अदर पार्टीज रिमेन लायबल। फिर हम बात करें मैच्योरिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, तो सेक्शन 21 से 25 बताता है कि मैच्योरिटी मीन्स द डेट ऑन विच एन अमाउंट मेंशन इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिकम द पेएबल। तो मैच्योरिटी की बात करें अगर, तो इन डिटेल समझे तो सेक्शन 21 बताता है कि एट साइट, ऑन प्रेजेंटमेंट, आफ्टर साइट और आफ्टर डेट की बात कर रहा है। दिस सेक्शन एक्सप्लेन 4 टर्म यूज फॉर द टाइम ऑफ द पेमेंट, मतलब क्या कि एट साइट लिखा हुआ है या तो ऑन प्रेजेंटमेंट लिखा हुआ है तो पेमेंट बिकम द ड्यू when the instrument is presented to the drawee। ठीक है, तो कब जब ड्रॉई के हाथ में आएगा तभी की बात कर रहा है। ए चेक इज़ ऑलवेज पेबल एट अ साइट, सो व्हेन यू प्रेजेंट इट इन द बैंक इट कैन बी पेड इमीडिएटली। अगर चेक की बात होगी तो वो हमेशा ही एट साइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल हमने समझा एट साइट वाला। फिर आफ्टर साइट मतलब क्या होगा, पेमेंट बिकम ड्यू आफ्टर एक्सेप्टेंस और आफ्टर द डेट ऑफ द नोटिंग और द प्रोटेस्ट, मतलब क्या, ए बिल डेटेड 1 सितंबर पेबल 30 डेज आफ्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्टर साइट की बात करिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल एक्सेप्ट कभी हुआ, ए ने बिल लिखा 1 तारीख को, लेकिन जो बी है उसको बिल मिला 5 तारीख को, तो 5 तारीख से काउंट होगा 30 डेज फ्रॉम द 5 सितंबर, मतलब आफ्टर साइट जब भी देखेंगे तभी ऐसा। आफ्टर डेट मतलब क्या होगी, पेमेंट बिकम ड्यू आफ्टर द डेट मेंशन ऑन द इंस्ट्रूमेंट। आफ्टर द डेट मतलब क्या, ए बिल डेटेड 1 सितंबर पेबल 30 डेज आफ्टर डेट, मतलब यहाँ तुरंत ही दूसरे दिन से बात हो गई तो 30 डेज फ्रॉम द 1 सितंबर। ठीक है, ये छोटे छोटे कीवर्ड्स है तो वो प्लीज़ आप नोट डाउन करते जाइएगा अपने बुक में। फिर सेक्शन 22 बताता है मैच्योरिटी के बारे में। ठीक है, तो एन इंस्ट्रूमेंट मैच्योर ऑन द डेट इट फॉल्स ड्यू प्लस 3 डेज ग्रेस एक्सेप्ट चेक। तो हर चीज़ में 3 दिन का ग्रेस मिलेगा, चेक में नहीं मिलेगा। प्रॉमिसरी नोट में भी मिलता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में भी 3 दिन आपको एक्स्ट्रा ग्रेस, मतलब क्या है, एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। फिर जैसे एग्जांपल में समझे कि बिल डेटेड 1 अगस्त पेबल 30 डेज आफ्टर डेट, तो आफ्टर डेट मतलब क्या, तुरंत ही 1 तारीख से काउंट हो जाएगी, तो 31 अक्टूबर का टाइम 30 दिन हो गए और 3 दिन एक्स्ट्रा, मतलब 3 सितंबर को मैच्योरिटी डेट हो जाएगी। ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बन देंगे 1 लाइनर टाइप के, तो ज़रूर से याद रखिएगा। फिर सेक्शन 23 बताता है इंस्ट्रूमेंट पेबल आफ्टर सर्टेन मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इफ़ द इंस्ट्रूमेंट इज पेबल आफ्टर अ नंबर ऑफ मंथ मैच्योरिटी इज कैलकुलेटेड सेम डेट ऑफ द मंथ प्लस 3 डेज ग्रेस। जैसे कि हो गया, बिल हो गया 10 जनवरी को, 3 मंथ आफ्टर डेट की बात करी गई है, तो 10 जनवरी से 10 फेब से 10 मार्च एंड 10 मार्च से 10 अप्रैल। ठीक है, तो ये 10 अप्रैल में फिर 3 दिन हम जोड़ देंगे, तो ये 13 अप्रैल मैच्योरिटी डेट हो जाएगी। ठीक है, फिर सेक्शन 24 बताता है कैलकुलेटिंग मंथ्स एंड डेज। तो डेज वही एक दिन मतलब 24 घंटे हो गए, तो मंथ के रूल के हिसाब से क्या हो रहा है कि अगर इंस्ट्रूमेंट 31 जनवरी को हो रहा है तो 1 मंथ बाद आफ्टर डेट बोला है कि उसकी मैच्योरिटी डेट है, तो अगर वो लीप ईयर नहीं है तो 28 डेज हो गए 1 मंथ में, और फिर 3 डेज के ग्रेस में, मतलब 3 मार्च को।
फिर अगर डेज़ के रूल है तो वहाँ पे भी सेम ही लगेगा, एक दिन मतलब 24 घंटे और 7 दिनों का टाइम वहाँ पे 7 days आफ्टर द डेट काउंट एग्जैक्ट 7 into 24 आवर। फिर मैच्योरिटी डेट व्हेन डेट इज़ हॉलीडे, तो अगर हॉलीडे वाली है तो 3 कंडीशन, पब्लिक हॉलीडे है तो नेक्स्ट बिजनेस डे हो जाएगा, अगर इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा तो भी नेक्स्ट डे हो जाएगा, एंड इफ़ द डे बिफोर वाज हॉलीडे बट मैच्योरिटी डेट इज़ वर्किंग डे। ठीक है, अगर अगला दिन हॉलीडे का है लेकिन मैच्योरिटी डेट वर्किंग डे है तो मैच्योरिटी डे पे ही आपको करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से ज़्यादा समझ आएगा कि अगर मैच्योरिटी डेट हो रही है आपकी पब्लिक हॉलीडे में, जैसे 26 जनवरी है तो नेक्स्ट डे कौन सी होगी, 27 को आपकी मैच्योरिटी डेट ड्यू डेट मानी जाएगी। फिर गवर्नमेंट सडनली डिक्लेयर कर रही हॉलीडे, जैसे 15 अगस्त को है या कुछ भी, तो 16 अगस्त आपकी न्यू मैच्योरिटी डेट बन जाएगी। फिर है हॉलीडे बिफोर मैच्योरिटी, अगर कोई हॉलीडे से पहले की बात है, जैसे मैच्योरिटी डेट 2 अक्टूबर हो जाएगी, 2 अक्टूबर आपको पता होता है कि पब्लिक हॉलीडे रहता है। ठीक है, तो जो अगला दिन है आपको रहेगा वो वर्किंग डे होगा, तो 2 अक्टूबर आपकी फिर भी ये बन जाएगी कौन सी, मैच्योरिटी डेट ही बन जाएगी, क्योंकि हमें से ऑलरेडी पहले से ही पता होता है कि उस दिन पे आपको हॉलीडे रहता है। ठीक है, तो बिकॉज मैच्योरिटी डे इज़ वर्किंग डे। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने समरी दी है, शॉर्ट समरी, सेक्शन 21 एट साइट आफ्टर साइट एंड आफ्टर डेट की बात बताता है, जहाँ पे बोला हुआ है कि व्हेन पेमेंट बिकम द ड्यू। सेक्शन 22 बताता है मैच्योरिटी के बारे में, जहाँ पे 3 डे ग्रेस की बात करी गई है, चेक में आपको ग्रेस नहीं होता है, ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पे बनेगा आपका। फिर 23 में है मंथ की कैलकुलेशन में भी सेम 3 days ग्रेस वाली कैलकुलेशन आती है। फिर हाउ टू कैलकुलेट मंथ एंड डेट, जहाँ पे 1 day इक्वल टू 24 आवर एंड मंथ में हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग डेट से अकॉर्डिंग। फिर हॉलीडे मैच्योरिटी में भी सेम 3 कंडीशन थी, पब्लिक हॉलीडे, फिर इमरजेंसी वाला एंड ऑलरेडी हमें पता होता है कि पब्लिक हॉलीडे है वो वाला। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर से कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।